हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेक्शंस बाय अनंतराज। आइए हम लोग वर्क स्टडी लेक्चर 8 में फिर से पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्गोनॉमिक कॉन्सेप्ट और टाइम स्टडी के प्रोसीड्यूर्स के बारे में। अब चूँकि माइक्रोमोशन स्टडी का जो टॉपिक होगा वो अर्गोनॉमिक्स के बाद ख़त्म हो जाएगा आपका, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वर्क मेजरमेंट में। तो आइए इसको ख़त्म करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्गोनॉमिक्स जो होता है वो एक्चुअल में एक तरह का आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता है। एक नियम है, कुछ नेचुरल लॉज जिसको हम कह सकते हैं, जो वर्क के अकॉर्डिंग आपका लगता है। जैसे अगर हम इसका टोटल मीनिंग अगर देखें अर्गोनॉमिक्स का, तो अर्गोन का जो मीनिंग बनता है हमारा, अर्गोन का जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है वर्क, और नोमोस का जो मीनिंग होता है यानी कि ये जो आपका नोमोस वर्ड जो है इसका मतलब होता है नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ। तो ये चीज़ दो वर्ड से आपका मिलकर के बनता है अर्गोनॉमिक्स, और ये एक अमेरिकन लैंग्वेज है, कह सकते हैं वर्ड है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये दिया गया भी है उन्हीं लोगों के द्वारा। तो देखिए, तो इसमें कहता है कि अर्गोनॉमिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग इन्वायरमेंट्स, दैट मीन्स फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। यानी कि जो अर्गोनॉमिक्स जो है एक तरह का आपका स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है किसके बारे में, तो आदमी और उसके काम का जो इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट जो होता है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं अर्गोनॉमिक्स में। और ये भी बतलाता है कि कोई जो वर्क है, पार्टिकुलर वर्क जो है किस आदमी पे सूट करता है, या उसको सूट करता है या नहीं करता है। जो वर्कर वर्क कर रहा है उसको वो वर्क सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो उसके लिए फिट है कि नहीं फिट है। अगर नहीं फिट है तो वो किसी दूसरे काम के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, या फिर उसको और स्किल्ड करना पड़ेगा, यानी उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उस वर्क को करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये हम लोग पढ़ते हैं अर्गोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। ये अर्गोनॉमिक्स जो है ऐसा कॉन्सेप्ट देता है जिसके अधीन जो है कोई वर्कर का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है ऐसा वो बतलाता है रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब है इसका उद्देश्य क्या होता है, कि क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी स्टडी क्यों करते हैं, अर्गोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। तो ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है आपका, क्योंकि हम जब कोई कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो किसी भी वर्कर से कोई भी जॉब करवा लेना ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर वर्कर को ढूंढ करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई हेवी काम है और उसके लिए अगर हम कोई ऐसे वर्कर को चूज कर रहे हैं जो मतलब उस हेवी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पे किसी चीज़ को उठाना ही है, मैकेनिकल चीज़ को उठाना है, जहाँ पे ज़्यादा उसको हाथों से उठाने की मतलब वहाँ पे ज़्यादा हाथों से वर्क करना पड़े, और 10 केजी या 15 केजी का जो हमेशा उसको वज़न उठा करके चलना पड़े, और आप एक ऐसा दुबला पतला आदमी को सेट कर रहे हैं उस काम करने के लिए जो मुश्किल से 10-15 किलो का वज़न उठा सकेगा, तो वो क्या इफ़र्ट लगा सकता है उस वर्क के अबाउट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे सेलेक्ट करते हैं एक प्रॉपर वर्कर जो उस जॉब के लिए फिट बैठेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट बतलाता है आपको अर्गोनॉमिक्स। तो चूँकि अब तो हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल बनते जाते हैं, तो धीरे धीरे सारा चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि इस काम के लिए कौन सा वर्कर चाहिए और उस काम के लिए कौन सा वर्कर चाहिए। तो ऐसा हम लोग समझते हुए अपना हिसाब से चुन लेते हैं वर्कर को। बट अगर बात की जाए, जब शुरुआत आप कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, कोई कंपनी की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज नहीं हो पाता है। एक साथ आपको सारी चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ों का नॉलेज नहीं हो पाता है। आप सिर्फ एक मेमोरेंडम बनाते हैं कि हमको इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा मनी का,
और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से वर्कर इसमें लगेंगे, इस चीज़ का आपको आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। लेकिन उसमें जो अलग अलग वर्क का जो प्रोसेसिंग हो रहा होगा, ऑपरेशन हो रहा होगा, उसके लिए अलग अलग वर्कर चाहिए। ये चीज़ों को आप तब कंक्लूड कर पाते हैं या कहें कि हम इसको तब सोच पाते हैं जब एक्चुअल में आप जब वर्किंग को देखते हैं, एक्चुअल में जो आप वर्क होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को, तब हम कहते हैं कि से पार्टिकुलर जॉब ऑपरेशंस के लिए कौन सा वर्कर हमको चाहिए। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स में। कहता है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ एर्गोनॉमिक्स, यानी कि एर्गोनॉमिक्स पढ़ने के जो उद्देश्य हैं वो होता है is to optimize the integration of man and machines in order to increase work rate and accuracy। यानी कि मशीन और मैन के बीच का जो कम्बिनेशन है, जो उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है हमको एर्गोनॉमिक्स पढ़ करके। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो वर्क रेट है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। ठीक है, कोई एक परफेक्ट बंदा ही रहेगा जो मतलब कि एक कोई वर्क के लिए सूटेबल रहेगा, तभी वो आसानी से वर्क को परफॉर्म कर पाएगा और वो कर के देगा। अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। अच्छा, अब कहता है कि ए वर्क प्लेस बिफिटिंग द नीड्स ऑफ द वर्कर। अगर इसमें हम लोग अगर वर्क प्लेस की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स में हमारा 3 चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है कि जो वहाँ पे वर्क प्लेस हम लोग इस लेआउट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्कर है, वर्कर का जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आपका वर्क प्लेस बना हुआ रहना चाहिए। वर्क प्लेस का जो लेआउट है वो आपका उसके हिसाब से, जो वर्कर के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए कि उसको काम करने में आसानी हो सके। ठीक है, यानी वर्कर जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स है, उसके हिसाब से। अच्छा, फिर बात करते हैं कि इक्विपमेंट मशीनरी भी हमारा आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स में। यानी कि अगर कोई वर्कर है, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे इस्तेमाल होना है उसको प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। साथ में वो उस इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए फिज़िकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है, कंट्रोल कर सके आसानी से, नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं। तो वही लिखें कि इक्विपमेंट मशीनरी एंड कंट्रोल इन सच अ मैनर सो एज टू मिनिमाइज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन ऑन द वर्कर, देयर बाई इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड। अच्छा, अब फिर अब जो है से बात अगर करते हैं कि हम सारा चीज़ हम अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, वर्क प्लेस भी हम वर्कर के अकॉर्डिंग बनाएं, इक्विपमेंट और मशीनरी हम लोग उस वर्कर को ही दे रहे हैं जो वर्कर उस पार्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर फिट बैठता है। तो अब बात है कि से अब काम तो शुरू हो जाएगा, चलो काम करना शुरू कर दिए। तो अब हम लोग का एक और ध्यान में ये रहना चाहिए कि जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वर्कर जहाँ पे वर्क कर रहा है उस जगह का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट होना चाहिए उस वर्क परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, ना ज़्यादा मतलब कि अगर उस जगह पे आप वर्क करवा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वर्कर इरिटेट हो जाएगा उस काम करते करते। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वेदर कंडीशन आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखना होगा ताकि वर्कर जो है आसानी से वहाँ पे वर्क कर सके, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो कहता है कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क मोस्ट इफेक्टिवली। ऐसा आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा ताकि टास्क जो है आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। अच्छा, कहता है कि बोथ वर्क स्टडी एंड एर्गोनॉमिक्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड ट्राई टू फिट द जॉब टू द वर्कर्स। ये जो वर्क स्टडी है या एर्गोनॉमिक्स है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक ना, और ये दोनों ही क्या करते हैं कि किसी वर्कर को किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए फिट करता है, या फिर ये कहें कि ये चूज करता है वर्कर को कोई पार्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, कहता है कि जबकि एर्गोनॉमिक्स जो है वो एक केयरिंग भी देता है। ठीक ना,
फिजिकल और मेंटल केयरिंग देता है किसी वर्कर को। अगर कहने का मतलब कि एर्गोनॉमिक्स हम लोग सीख रहे हैं, एर्गोनॉमिक्स की बातें की हैं, तो ये एक तरह का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बतलाता है कि किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए कौन सा बंदा ठीक रहेगा, मेंटली कितना मजबूत होना चाहिए, फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये चीज़ें अगर सोच करके दे रहा है तो कहने का मतलब कि एर्गोनॉमिक्स जो है से हमको इस चीज़ों के बारे में बतला रहा है कि से आपको पार्टिकुलर जॉब, ये जो ऑपरेशंस आप करवाने जा रहे हैं उसके लिए एक पार्टिकुलर बंदा जो आप उसके लिए चूज करेंगे वही काम को वो परफॉर्म कर सकता है, नहीं कि सारे वर्कर जो हैं से उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि से ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप बहुत भारी काम हो सकता है आपको। अगर हम कहें कि से रिम पे आपको टायर चढ़ाना है तो रिम पे टायर चढ़ाने के लिए आप कोई अगर दुबला पतला बंदा को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो चढ़ेगा ही नहीं उससे। अच्छा, अब करते हैं बात उसकी एप्लीकेशंस की, एर्गोनॉमिक्स का एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो कहता है कि फिर कहता है इन प्रैक्टिस एर्गोनॉमिक्स हैज़ बीन अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ एरियाज एज डिस्कस्ड बिलो। ये अलग अलग क्षेत्र में हम लोग का एर्गोनॉमिक्स जो है अप्लाइड होता है, जैसे वर्किंग इन्वायरमेंट में या वर्क प्लेस में या फिर अलग और अदर एरियाज़ में हम लोग को इस्तेमाल होता है एर्गोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रो मोशन स्टडी का लगभग पूरा पोर्शन आपका ख़त्म हो गया। वर्क प्लेस लेआउट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको इसमें समझने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली नहीं देख रहे हैं तो बेशक आपको बीच में से कहीं कहीं पे आपको डाउट ज़्यादा बन सकेगा, क्योंकि इसके जो लैंग्वेज होते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो लैंग्वेज है वही इम्पोर्टेंट होता है। आपको हम आसान लैंग्वेज करके दे सकते हैं या आपको इंटर में जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो लैंग्वेज हम आपको दे सकते हैं, बट वो आप काम का नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सेमेस्टर खींचने के लिए ही काम आता है। आपको किसी तरीके से खींच खाच करके सेमेस्टर निकाल लीजिएगा, लेकिन जब आप देखिएगा आर.के. जैन का बुक देखिएगा या फिर कोई अच्छा राइटर का बुक देखिएगा जिसमें आपका कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस होगा, तो उसमें आपको वो लैंग्वेज यूज़ करता ही नहीं है। इसकी वजह से जब भी आप लोग या आप लोग का शिकायत रहता है या बहुत सारे बच्चों का शिकायत रहता है कि आर.के. जैन का तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है कि क्या लिखता है, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलता। तो वो एक्चुअल में उस जो राइटर है, उस राइटर जो भी अलग अलग राइटर होते हैं वो अपने अपने अंदाज में लिखते हैं बुक को, तो उन्हीं के अंदाज में हम लोग उसी लैंग्वेज को हम लोग पकड़ना चाहिए ताकि आगे आपको काम आ सके। और ये जो अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं उनके लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है अच्छे अच्छे बुक्स में, तो इसीलिए हम ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आप लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हार्ड क्यों इस्तेमाल करेंगे, मेरा थोड़े अपना लैंग्वेज बनाना है। चलिए आइए आगे देखते हैं, बात करेंगे तो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। कहता है कि अब वर्क मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो वर्क मेजरमेंट में हम लोग देखे थे क्या कि उसमें होता है क्या कि कोई जो आपका वर्क हो रहा है, अगर कोई काम अगर हो रही है, पार्टिकुलर कोई अगर क्वालिफाइड वर्कर है जो एक ऑपरेशंस को कर रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि उस ऑपरेशंस को होने में जितना टाइम लग रहा है उस क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा बाई सक्सेसिवली ऑब्जर्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अगर हम देखते हैं तो एक एवरेज टाइम निकल करके आता है, और वही टाइम को हम लोग कह देते हैं कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो एक तरह के ऑब्जर्वेबल मतलब टाइम मिलेगा। ठीक है, ऑब्जर्व टाइम मिलेगा, ऑब्जर्व एवरेज टाइम हम कह सकते हैं, लगभग उतना टाइम आपको लग सकता है। तो उस पार्टिकुलर वर्कर के हिसाब से न लग रहा है, अगर मान लेते हैं कि कोई उससे भी अच्छा वर्कर अगर आया तो वो और कम टाइम में कर सकता है, या उससे ख़राब वर्कर आया तो उस ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो ये एक डिफिनिट टाइम नहीं होता है, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कोई भी टाइम जो है डिफिनिट नहीं होता है।
एक हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्व टाइम है, या फिर मतलब कि उसके लिए कोई पार्टिकुलर वर्कर के लिए वो टाइम है, जितना में वो एवरेजली उतना टाइम में वो काम को परफॉर्म कर देता। ठीक है, तो इसी टाइम का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वही हमारा वर्क मेजरमेंट का टॉपिक कहलाता है। तो देखिए इसके पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो क्यों होता है, वर्क मेजरमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग कह रहे हैं कि टाइम को मेजरमेंट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि वर्क मेजरमेंट्स जो है डिटरमाइंस द टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए जॉब, दस इट कंपेयर्स अल्टरनेटिव मेथड एंड इस्टेब्लिश द फास्टेस्ट मेथड। कहने का मतलब है कि से ये जो वर्क मेजरमेंट जो है वो किसी जॉब को करने में लगा हुआ टाइम को बतलाता है या कंप्यूट करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि से अगर मान लेते हैं कोई एक ही काम दो अलग अलग मेथड से हो रहा है, तो दोनों का टाइम अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, जो ज़्यादा टाइम ले रहा होगा उसको हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमको एक हेल्प करता है, किसको, फास्टेस्ट मेथड को चूज करने में हम लोग को हेल्प करता है। ठीक है, वर्क मेजरमेंट। अच्छा, फिर कहता है कि वर्क मेजरमेंट डिसाइड्स मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। और ये जो है से कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए मैन पावर को भी डिसाइड करता है कि कहने का मतलब है कि से हम लोग ये तो सेट कर ही रहे हैं कि से कोई अगर जॉब हो रही है कोई पार्टिकुलर क्वालिफाइड ऑपरेटर के थ्रू, तो अगर जो ऑपरेटर कम टाइम अगर लेगा तो उसको हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे उस काम को करने के लिए। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, एक मैन पावर को भी डिसाइड कर करके दे रहा है हमारा किसी जॉब को करने के लिए। क्योंकि हम लोग तो चाहेंगे कि काम जो है से मेरा जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, जितना आसानी से बन सके और अच्छा क्वालिटी का बन सके। ठीक है, और जितना जल्दी बन सके, ये भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करता है, किसी वर्क मेजरमेंट ही हमको डिसाइड करके देता है किसी मैन पावर को। अच्छा, कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे ये भी ये बतलाएगा आपको। क्योंकि किसी काम को करने के लिए, इफ़ेक्टिवली करने के लिए, उसमें जो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं उस जिससे हमारा क्या होता है कि समय बचता है और काम जैसे परफेक्टली हो जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग को तैयार करके मिलता है। तो उस हिसाब से भी हमारा वर्क मेजरमेंट जैसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि वर्क मेजरमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर्स। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए, इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए और मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर्स के लिए। हाँ, ये भी सही बात है, यानी कि हमको एक प्लानिंग करने का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, साथ में मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर्स के लिए भी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही एग्जैक्ट जो डिलीवरी डेट होगा उसके लिए भी हमको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट में लिखे भी है कि हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट डिलीवरी डेट्स, यानी कि हमको एग्जैक्ट डिलीवरी डेट को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। फिर कहता है कि वर्क मेजरमेंट डिसाइड्स रियलिस्टिक लेबर बजटिंग एंड प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। हाँ, ये भी है कि एक हमको बजट सेट करके दे सकता है किसे डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको टाइम स्टडी किए हैं तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा एक डाटा कि कौन से मेथड से, यानी मेथड स्टडी डिपार्टमेंट में आप जा कर के देखेंगे कि कौन से मेथड से अगर हम काम लेते हैं तो हमारा काम जैसे इफ़ेक्टिवली और जल्दी तैयार होकर के आता है प्रोडक्ट, और क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। तो हमारा एक यहाँ से मिलता है क्या कि लेबर का हमारा बजट बन करके आता है, तो उसके हिसाब से भी हमको कंट्रोल करने में या फिर मतलब उसको डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि रिजल्ट्स इन इफेक्टिव लेबर कंट्रोल, और इसका जो वर्क मेजरमेंट जो है एक लेबर कंट्रोल को भी मतलब कि डिसाइड करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क मेजरमेंट्स का ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य होता है, और ये कह सकते हैं कि ये साथ ही साथ हमारा एडवांटेज भी है। ठीक है, तो एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव्स
दोनों ही लगभग आपको सेम प्रोसीड्यूर्स के हिसाब से बना करके लिखे हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वर्क मेजरमेंट का एडवांटेज लिखे, ऑब्जेक्टिव लिखे, दोनों में ही आपको ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है, यही चीज़ लिखना होगा। अब आइए, अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग चले आए हैं वर्क मेजरमेंट में, तो 1-2 क्लास में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम आपको पैड पे पढ़ाने का व्यवस्था करते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है स्टॉप वॉच प्रोसीड्यूर फॉर कलेक्टिंग टाइम स्टडी डाटा, यानी कि जो टाइम स्टडी डाटा के लिए हम लोग स्टॉप वॉच का जो प्रोसीड्यूर होता है उसको हम लोग देखते हैं इसमें। यानी कि कोई भी अगर हमको टाइम स्टडी करना है तो स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम स्टडी करते हैं वर्किंग के लिए। जब हम लोग कंपनी में किसी टाइम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन टाइम निकाल रहे होते हैं या उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें तो खैर हम लोग दिया हुआ रहेगा ये सारी चीज़ें, नॉर्मल टाइम, ऑब्जर्वेशन टाइम, ये सब सारी चीज़ दिया हुआ रहेगा। अब शायद हम आपको पहले क्लास में बताया भी थे कि ऑब्जर्वेशन टाइम कितना होता है, नॉर्मल टाइम क्या होता है या फिर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। थोड़ा थोड़ा सा का फॉर्मूला में फ़र्क होता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यही सब पे क्वेश्चंस आपका बन करके आता है, चाहे वो गेट में आए या फिर ईएस में आए या फिर जेई में आए, तीनों में आपको उसी न्यूमेरिकल, वही तीनों पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल बन करके आता है ज़्यादातर। तो आइए देखते हैं। कहता है कि इस्टेब्लिश द क्वालिटी टू बी अचीव्ड इन द प्रोडक्ट, यानी कि हमको क्या करना है कि सेट करना है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ है, जैसे अगर आप सोचते हैं कि हम क्वालिटी बहुत हाई अच्छी बनाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाएं, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिकली ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली ज़्यादा वीक करना, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, यानी आपको उस पर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको। तब हो सकता है कि जो चीज़ आप खर्च कर करके बनाए हैं तो वो ज़्यादा महंगा होने के कारण से आपको मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो ये भी एक नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर चीज़ें आप बना रहे हैं तो प्रॉपर आपको यही दिमाग में चल रहा होगा किसी ये प्रोडक्ट को बनाने के बाद अब मार्केट में उसको बेचना है। अब मार्केट में वो बिक ही नहीं रहा है तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि से हम लोग क्वालिटी को एक मिनिमम, यानी कि ना ज़्यादा लो और ना ज़्यादा हाई, ठीक है, यानी एवरेज रूप से हम लोग उसको सेट करते हैं कि से ऐसा क्वालिटी हमको मार्केट में डालना है, ठीक है। तो वही कहता है कि इस्टेब्लिश द क्वालिटी टू बी अचीव्ड इन द प्रोडक्ट, स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लो प्रोडक्ट एंड वेरी हाई प्रोडक्ट, ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी। कहता है कि लो क्वालिटी मीन्स मोर रिजेक्शंस, अगर क्वालिटी आपकी लो रहेगी तो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होगा माल, एंड वेरी हाई क्वालिटी मार्क अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शंस, अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी तो आपका इकोनॉमिकल जो है से ज़्यादा आपको ज़्यादा मजबूती दिखानी पड़ेगी, उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग दिखाइएगा तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा वो प्रोडक्ट, महंगा हो जाएगा तो मार्केट में बिकने के चांसेस कमते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस बना करके रखना है, ठीक है, ना ज़्यादा हाई क्वालिटी का बनाना है, नहीं ज़्यादा लो क्वालिटी का बनाना है। काहे कि अगर ख़राब सामान बना करके भेजिएगा तो भी आपको मार्केट में नहीं चलेगा, अब बहुत ही अच्छा बना करके भेजिएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा तो वो भी नहीं बिकेगा। तो ये चीज़ों को हम लोग वहाँ पे सोचते हैं और इकोनॉमिकली बैलेंस करते हैं दोनों चीज़ों को, यानी क्वालिटी बैलेंस करना, ठीक है। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस टू बी टाइम्ड, और उस ऑपरेशंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आपको टाइम सेट करना है, ठीक है, जिसका आपका टाइम स्टडी करना है। फिर कहता है कि ऑब्टेन द इम्प्रूव्ड प्रोसीड्यूर्स
फ्रॉम द मेथड स्टडी डिपार्टमेंट, और मेथड स्टडी डिपार्टमेंट में जा कर के उसके मेथड को जो आपने स्टडी किया है, उस मेथड को जो स्टडी किए हैं उसको जा कर के देखिए, जिसमें आपको रिकॉर्ड फाइल होता है। मेथड स्टडी में हम लोग देखे थे 5-6 पॉइंट, जिसमें था सेलेक्ट द वर्क, रिकॉर्ड द वर्क प्रोसीड्यूर, एंड फिर था एग्जामिन, यानी इसको चेक कीजिए, फिर था डेवलप कीजिए उसको, फिर उसको इंस्टॉल कीजिए, फिर मेंटेन रखिए। तो ये चीज़ें था। अच्छा, अब है किसे जो इम्प्रूव्ड प्रोसीड्यूर होगा, करने का मतलब कि मेथड स्टडी में जो आप जा कर के देख रहे हैं, जो सबसे इम्प्रूव्ड होगा, जो सबसे बेहतर होगा, यानी अच्छा टेक्निक होगा, उसी टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कलेक्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड इंश्योर दियर एक्यूरेसी, और जो ज़रूरत की इक्विपमेंट्स है उसको ही आप शामिल कीजिए। ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी के बारे में भी इंश्योर रहिए। ठीक है। उसकी एक्यूरेसी को भी चेक कीजिए कि कितना वो एक्यूरेट है। ठीक है। जितना ज़्यादा वो एक्यूरेट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट वो निकाल सकेगा। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि सिलेक्ट द वर्कर टू बी ऑब्जर्व्ड, और साथ ही आप एक वर्कर जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप टाइम स्टडी लगाना चाहते हैं, जिसका टाइम को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस वर्कर को सिलेक्ट कीजिए। फिर कहता है कि द टेक द वर्कर एज वेल एज सुपरवाइजर, यानी वर्कर और सुपरवाइजर दोनों को ही आप अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। उसके जो प्रोजेक्ट आप उसको करने के लिए दिए हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसके उद्देश्यों को उसको समझाइए। ठीक है। फिर कहता है कि एक्सप्लेन टू द वर्कर द इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसीड्यूर, वर्कर को जो न्यू टेक्निक है, जो सबसे अच्छा टेक्निक है, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एंड यूज़ ऑफ टूल्स, और जो टूल्स आप उसको दिए हैं या यूज होने वाला है उसके बारे में भी उसको एक्सप्लेन करके दीजिए। जिग्स और फिक्सर्स के बारे में भी बतला करके दीजिए। एंड अदर अटैचमेंट, जो उसको में यूज होने वाला है चीज़, उस टूल्स, उसको बारे में उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। फिर कहता है कि ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट, जितने ऑपरेशन उसमें इन्वॉल्व है उसको आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, बांट दीजिए। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि से एक शाफ्ट बनाने में एक शाफ्ट बनाना है, या फिर ये कह सकते हैं कि से हम लोग साइकिल का एक धुर्रे बनाना है, मान लेते हैं कि साइकिल का एक धुरा बनाना है। ठीक है। इस तरह से आपका साइकिल का एक धुरा बनाना है। तो उसमें भी आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको कटिंग करना होगा, एक बार को लेना होगा, इतना लेंथ का एक बार लेना होगा, मेटालिक बार। फिर उसको ले जा कर के लेथ पे इसको साइज फिक्स इंस्पेक्शंस करना पड़ेगा पहले। इंस्पेक्शंस करने के बाद आपको क्या करना होगा कि से टर्निंग ऑपरेशन करनी होगी। ठीक है। टर्निंग ऑपरेशंस के बाद फिर इसको फिनिशिंग ऑपरेशंस करना होगा। तो ये ऑपरेशंस जो है ना, आपको टर्निंग ऑपरेशन आ रहा है या फिनिशिंग ऑपरेशन आ रहा है या कटिंग ऑपरेशंस आ रहा है, उसके बारे में एलिमेंट में, ये एलिमेंट है एक तरह का, जो ऑपरेशंस हम बता रहे हैं वो एक एलिमेंट है आपका उस प्रोसीड्यूर्स का। ठीक है ना। तो उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। यानी कि जो आदमी टर्निंग पे है उसको आप प्लेनिंग पे या जो वहाँ पे जो आपका मशीनिंग होगा उसमें आप उसको नहीं भेजिए। ठीक है। वहाँ पे अलग वर्कर को रखिए ताकि आसानी से वो जो भी चीज़ें जाएगी वो मशीनिंग, सिर्फ मशीनिंग करेगा, और जो टर्निंग पे है वो टर्निंग करेगा। ठीक है। तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट कर के आपको ब्रेक कर के काम को अगर करवाते हैं तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जॉब मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी तैयार होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कहता है कि एलिमेंट जो हम एलिमेंट का डिफिनीशन से यहाँ पे लिख दिए। कहता है कि ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन और वर्किंग प्रोसीड्यूर्स को ही हम लोग एलिमेंट कर रहे हैं। ठीक ना। ये होता है आपका एलिमेंट। अच्छा, अब
हम लोग ये सारा चीज़ देखें, वर्क मेजरमेंट का ये स्टॉप वॉच प्रोसीड्यूर देखें। अब वर्क मेजरमेंट में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब आज तक इतना ही रखते हैं। आज हमारा चलिए कल से नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी एग्ज़ाम के बारे में आप लोग ज़्यादा ना सोचे तो बेहतर है। धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ते जाइए। ज़्यादा टाइम का तो वीडियो बना नहीं रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो है, तो आप इस चीज़ को पढ़ते रहिए और पढ़ कर के इन चीज़ों को अगर अभी कर लेते हैं तो फिर बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आपको इससे इरिटेशंस होगा, क्योंकि चूँकि लॉकडाउन है और मन कुछ नहीं करने को करता है। इस तरह से ऐसा लगता है कि से सारी चीज़ें हो नहीं रही है तो क्यों करें, जब होगा तो करेंगे। एग्ज़ाम का भी पता नहीं है तो भी इसमें भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज में है कि इसे करना है कि नहीं करना है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है। आगे की जो आगे का जो वीडियो आएगा वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल सेक्शंस है और साथ में उससे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो उसका वीडियो आप कोशिश कीजिए कि मिस ना करें तो बेहतर है। चलिए फिर देखिए, फिर आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िएगा। हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये तो वीडियो डाल दिया जा रहा है सार्वजनिक सेवा के रूप में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।